प्रिय छात्रों, आज मैं हिंदी साहित्य में 12वीं क्लास के बिहार बोर्ड से संबंधित कहानी रोज शीर्षक कविता के बारे में मैं आज आप लोगों के बीच चर्चा करूंगा। यह कहानी राग्या ने लिखी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे ने। यह कहानी पहले गैंग्रीन नाम से छपी। गैंग्रीन का मतलब होता है कांटा जो किसी जगह चुभ जाता है हाथ में या पाँव में, उसके बाद जब वह घाव में तब्दील हो जाता है और घाव जब अपने बृहद रूप में जब वह विषाक्त हो जाता है और ऐसी स्थिति आ जाती है कि हाथ या पाँव काटना पड़े उस घाव के कारण, तो उस तरह के घाव को हम गैंग्रीन कहते हैं। हालांकि गैंग्रीन यहाँ प्रतीकात्मक है, ये हम बाद में फिर बताएंगे कि गैंग्रीन क्यों प्रतीकात्मक है। हम बता रहे हैं कि इस गैंग्रीन को फिर बाद में अज्ञे साहब ने रोज शीर्षक कहानी के माध्यम से उस कहानी को छापा। और रोज कहानी जो है यह प्रतिदिन, हर एक दिन प्रतिदिन जो सिलसिलेवार जो आदमी का जो रूटीन है, उस रूटीन को व्यक्त करने के लिए, सार्थकता प्रदान करने के लिए इस कहानी में व्यक्त विचारों को सार्थकता प्रदान करने के लिए इस कहानी का नाम रोज रखा गया। हम देखते हैं कि इस कहानी में मुख्यतः 3 पात्र हैं। एक मालती है, उसके बाद उसका पति महेश्वर है और एक नरेटर है, कथावाचक है, जो खुद हालांकि कहानीकार का ही अभिव्यक्ति होता है। हम इस तरह हम कह सकते हैं कि कहानीकार जो है वो, उसमें जो कथावाचक है नरेटर, वह अज्ञे की ही अभिव्यक्ति है। और मालती और महेश्वर का बेटा टीटी। इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। इसमें कथावाचक यह दिखाने का प्रयास करता है कि मध्यवर्गीय जीवन में भारतीय विवाहित स्त्री के जीवन में आए यांत्रिक बदलाव को हम समझ सकेंगे। अभावों में जी रहे व्यक्ति के जीवन की त्रासदी पर हम विचार कर सकेंगे और हम देखेंगे अज्ञे के कहानी शिल्प। अज्ञे मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं, इन्होंने एक से बढ़ के एक कालजयी रचनाएं की हैं। इनकी प्रसिद्ध उपन्यास है शेखर एक जीवनी, 2 भागों में है। इन्होंने शेखर और शशि को केंद्र में रख के इस उपन्यास को लिखा और इस उपन्यास में भी अज्ञे के ही सोच, अज्ञे के ही चरित्र को एक तरह से अभिव्यक्ति दिया गया है। हम फिर रोज कहानी पे आते हैं। रोज में मालती जब कुमारी रहती है तो इसका जो नरेटर है, इस कथावाचक भाई है, दूर का भाई है, जो यह कहता है कि हम दूर का हैं लेकिन हम में साख्य भाव है, फ्रेंडशिप कह सकते हैं उसका इंग्लिश कि साख्य भाव है। वह देखता है कि वह जो पहले जो स्वच्छंदता था इन दोनों के बीच, वह कहीं गायब सा हो गया। अब वह बात नहीं रही इन दोनों में। कथावाचक मालती के यहाँ आता है। मालती शादी करके एक बाहरी क्षेत्र में रहती है, वहाँ पे उसका हस्बैंड महेश्वर डिस्पेंसरी में डॉक्टर है और उनका प्रतिदिन का काम है कि खाना खाने के बाद नाश्ता करके वो फिर हॉस्पिटल जाता है, डिस्पेंसरी जाता है, फिर वहाँ से फिर वापस आता है और फिर डिस्पेंसरी चला जाता है। एक रूटीन सा बन गया है, रोज रोज का एक ही काम है उनका। इसी तरह से मालती का भी रोज का एक ही काम है, बच्चे के लिए देखभाल करना। हस्बैंड आएगा, उसके बाद फिर खाना
उसको खिलाने के बाद फिर स्वयं का खाना खाना, जिसमें उसको 3 बज जाता है। और पहाड़ी इलाके में ज़िंदगी जीने का एक एक जो एकाकीपन होता है, अकेलापन होता है, यह पूरे के पूरे कहानी में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। और मालती, न सिर्फ मालती बल्कि महेश्वर भी इस एकाकीपन को सहने के लिए अभिशप्त है, विवश है, वह कुछ नहीं कर सकता। एक बंधा एक बंधी बंधाई सी जिंदगी है उन लोगों के बीच, किसी से कोई मतलब नहीं, एकदम न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड है, वाइफ है और उसका बच्चा है, समाज है ही नहीं वहाँ पे। ये लोग वहाँ पे नौकरी करने जाते हैं। और कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि यह जो त्रासदी है, यह जो एकाकीपन है, अकेलापन है, जो आधुनिक मानव का सबसे बड़ा विडंबना कहिए, कि आदमी उसको जीने के लिए अभिशप्त है। इस कहानी में आप देखेंगे कि एकदम एकदम अकेलापन है, किसी के पास किसी को समझने के लिए कोई फीलिंग नहीं है, सब एक रोजमर्रा का जिंदगी जी रहा है। मालती इस तरह से यांत्रिकता बोझ से ग्रस्त है कि उसका बेटा जब पलंग पर से गिरता है तो वह कहती है कि तो रोज दिन का है। आप समझ सकते हैं कि कोई भी माँ के लिए यह कितना कष्टकारक होगा कि उसका बच्चा पलंग से गिर जाए और वह कुछ भी रिएक्शन नहीं करे। उसको मान के चले तो डेली का ऐसा होता है, हम इस पर कितना ध्यान देंगे। जिंदगी किस तरह से निरस हो चुकी है उसकी, यह बात कथावाचक उसको देखता है, इस तरह से नरेट करता है, उसको देखता है, मालती की जिंदगी में आए बदलाव को देखता है। जो मालती की शादी से पहले पूरा स्वच्छंद जीवन जीती थी अपने दोस्त के साथ, अपने गांव परिवार के साथ, वह इस तरह से बंधी बंधाई हुई जिंदगी जिएगी, यह कथावाचक को कुछ पच सा नहीं रहा है। उनको लगता है कि कहीं कहीं कुछ हो गया है, कुछ घट गया है। और न सिर्फ मालती का जीवन बल्कि महेश्वर का भी जीवन जो है एक एकाकीपन से जूझ रहा है। कथावाचक को लगता है कि हो सकता है कि 2 साल के बाद हम मालती से मिले हैं और शायद इसलिए मालती इग्नोर कर रही है, या फिर अब मेरी कोई आवश्यकता नहीं रही उसको, इसलिए मुझे इग्नोर कर रही है। दरअसल मालती उसको इग्नोर नहीं कर रही है, या उसके जीवन में आए बदलाव को इंडिकेट कर रही है। वह जो अपना जीवन जो यांत्रिकता के तरफ जी रही है, वो जो मशीनीकरण का जो जीवन होता है आदमी का, मशीनीकृत जो जीवन होता है, एक एक बटन टिप दीजिए और मशीन घूमते रहता है बस, उसी तरह का जिंदगी मालती का है और महेश्वर का है। उसकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है। उसको चूँकि उसको ज़िंदगी जीना है, इसलिए वह ज़िंदगी जी रही है। कोई उत्साह नहीं, कोई उमंग नहीं, कोई एक जीवन का जो विजन होता है, दृष्टि होता है, कोई दृष्टि नहीं है। वो लोग अपना ज़िंदगी जिए जा रहे हैं। अब कहानी का जो मुख्य रूप है, जो कहानी में अज्ञे साहब कहना चाहते हैं, अज्ञे साहब यह कहना चाहते हैं कि यह कहानी जो है, आधुनिक कहानी जो है, ये आधुनिक मानव का जो कहानी है, यह विसंगतियों का है, अकेलापन का है, उद्देश्यहीनता का है। आदमी का कोई उद्देश्य नहीं है ज़िंदगी में। इस तरह से यह कहानी जो रोज़ जो है, यह अपने आप में शीर्षक के तौर पे भी यह कहानी अपने को पुनरावृत्त करती है और अपनी कहानी के शीर्षक को सार्थकता प्रदान करती है। ये तो इसका सब्जेक्टिव रूप हुआ। अब ऑब्जेक्टिव में आते हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि रोज कहानी के लेखक का क्या नाम है। तो आप टिक मारिएगा उसमें, या फिर बोला कीजिएगा उसमें सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, या फिर शॉर्ट फॉर्म में अज्ञेय भी होगा तो आप अज्ञेय भी उसमें टिक मार सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन यह बनता है कि मालती किस कहानी की पात्र है। तो मालती रोज कहानी की पात्र है। फिर एक कहानी और आ सकता है, एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें से कि महेश्वर किस कहानी का पात्र है।
आप जानते ही हैं कि महेश्वर रोज कहानी का पात्र है। और एक कहानी और एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है इसमें कि गैंग्रीन कहानी जो है बाद में किस नाम से छपी, तो बाद में ये रोज कहानी के नाम से छपी। धन्यवाद। मुझे आशा है कि यह वीडियो 12 क्लास के विद्यार्थियों के लिए फ़ायदेमंद होगा, जो उसके बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणाम को दर्शाएगा। धन्यवाद।